हम यहाँ पर आए हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय रेलवे मंत्री, टेलीकॉम एवं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारे माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मेरे सहयोगी श्री एल मुरुगन जी जो हमारे MOS हैं, फिशरीज भी और साथ में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के भी, अरुण गोयल जी, अंशु प्रकाश जी, उपस्थित सभी मीडिया के मित्रों। जैसा आपने देखा है, पिछले कुछ वर्षों में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बल देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एक बार दूसरी योजना को बल दिया गया है और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स बहुत कारगर साबित हुई हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए इन योजनाओं को पहले भी लागू किया गया और हर क्षेत्र में इसका लाभ देखने को मिला है। आज सरकार ने भारत में विनिर्माण की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है उसको और ड्रोन इंडस्ट्री, इन तीनों को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इनके लिए लेकर आए हैं। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटो इंडस्ट्री, auto component industry, drone industry to enhance India's manufacturing capabilities. और इस योजना में कुल मिलाकर 26,058 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। PLI स्कीम जो हमारी ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए है, इसके कुल मिलाकर 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपए का प्रावधान रहेगा और ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना से देश में एडवांस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को काफी करने में बल मिलेगा और इन क्षेत्रों में चैंपियन इंडस्ट्रीज को विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। अनुमान है कि 5 वर्षों में लगभग 47,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। इसके अलावा भी जैसा मैंने कहा कि इंसेंटिव 26,058 करोड़ रुपए के अगले 5 वर्षों तक रहेंगे। जहां एक और नई इन्वेस्टमेंट आएगी तो दूसरी और ये भी कहना चाहता हूं, पहले की हमने PLI मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स को देखें, PLI स्कीम्स को देखें, उसमें मोबाइल फोन पर, मेडिकल डिवाइसेस पर, API पर इनको पहले 2020 में अनुमोदित किया गया था और उसके उपरांत 2020 के बाद 10 और सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम्स को, इनमें से 9 अधिकृत PLI स्कीम्स को अनुमोदित अब तक किया जा चुका है और 10वीं आज आप सबके सामने मैंने उसका उल्लेख किया है। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो देश की मैन्युफैक्चरिंग GDP में इसका लगभग 35% योगदान है। ये रोजगार सृजन में अग्रणी है और अगर हम ग्लोबल ऑटोमोटिव ट्रेड की बात करें तो भारत का हिस्सा अगर वहां पर 2% है तो उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज की मांग और भविष्य की मांग को भी पूरा किया जाए, उस दृष्टि से स्थानीय बाजार के लिए भी इसको PLI स्कीम को लाया ताकि हमारी इंडस्ट्री को उससे बल मिल सके। इस परिप्रेक्ष्य में PLI स्कीम में जो एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को इंसेंटिव किया जाना जो इसमें प्रस्तावित है, वो इसलिए भी है कि भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बन सके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में है उसका भी हम उपयोग कर सकें। आज जितने ऑटो कंपोनेंट विदेश से आते भी हैं उसका भी निर्माण देश में हो। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल देने की जब हम बात करते हैं तो उसमें इसका लाभ मिलेगा
और अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अगर हम व्हीकल एक्सपोर्ट की बात करें तो $12 बिलियन का व्हीकल एक्सपोर्ट हम आज की डेट में करते हैं। कंपोनेंट एक्सपोर्ट हम $15 बिलियन का करते हैं, लेकिन कंपोनेंट इंपोर्ट जो है $17 बिलियन का करते हैं। तो $17 बिलियन के कंपोनेंट इंपोर्ट को कम करने के लिए उस दिशा में भी ये कदम होंगे। और कहीं ना कहीं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग यहां बढ़ती है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे और क्षेत्रों को भी बल मिलता है। वर्तमान में ऑटोमोटिव कंपनियों का या इस क्षेत्र में आने वाले इन्वेस्टर्स दोनों ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे और ऐसी ऑटोमोटिव कंपनियां ही इसका लाभ लेने की पात्र होंगी जो रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट की निर्धारित शर्तों को पूरा कर पाएंगी। और ये शर्तें इस तरह से हैं, चयनित चैंपियन ऑटो कंपनियों को 5 वर्ष में कम से कम 2000 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा। और जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कंपनीज हैं उनके लिए लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए का रखा गया है। ऑटो कंपोनेंट के क्षेत्र में चयनित चैंपियन कंपनियों को 5 वर्ष में 250 करोड़ तथा नए इन्वेस्टर को 500 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा। मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर देता हूं आपके ध्यान के लिए। चयनित चैंपियन ऑटो कंपनी जो है उनको 5 वर्ष में कम से कम 2000 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए का होगा। ऑटो कंपोनेंट के क्षेत्र में चयनित कंपनियां जो हैं, चैंपियन कंपनियां जो हैं, उनको 5 वर्ष में 250 करोड़ का तथा नए इन्वेस्टर को 500 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। अब चयनित कंपनियों को उनके द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट्स की बिक्री में वृद्धि की वैल्यू का एक निर्धारित प्रतिशत इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा और ये इंसेंटिव 5 वर्ष तक मिलेगा। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए है। ड्रोन इंडस्ट्री के लिए मैं कहूंगा ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी नया भी है, लेकिन आज की मांग भी भविष्य की भी बड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं ऑटोमोबाइल का क्षेत्र भी हो या फिर हमारा ड्रोन का क्षेत्र हो, नई टेक्नोलॉजी को लेकर हम इसमें दुनिया के मुकाबले में पर खड़े हों। अगर आज आप देखें तो ड्रोन इंडस्ट्री की जो ओवरऑल ग्रोथ है आज के समय देखा जाए तो उसका टर्नओवर मात्र 80 करोड़ है, लेकिन इसमें जो इंसेंटिव दिया गया है वो 120 करोड़ है अगले कुछ सालों के लिए। इससे दो बातें, इनके लिए एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट यहां पर जो दी गई उसमें ड्रोन के लिए जो वैल्यू एडिशन है उसको भी वैल्यू एडिशन जैसे बाकियों के लिए हम 50% पर देते हैं, यहां पर 40% उसको लिया गया है। स्पेशल ट्रीटमेंट वहां पर भी दी गई है। और दूसरा जो पीएलआई का लाभ इसको मिलेगा, इसको वैल्यू एडिशन कांस्टेंट मिलेगी। बाकियों में तो कम होती चली जाती है साल दर साल, इसमें 20% लगातार उसको 20% पर मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग पर। तो ये उसके लिए कुछ एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट भी करके दी गई हैं। इससे पहले माननीय टेलीकॉम मिनिस्टर को आगे कुछ कहने के लिए कहूं, मैं एक दो बातों का उल्लेख आपके सामने जरूर कहूंगा, क्योंकि कई बार ये धारणा खड़ी की जाती है कि अगर ये नई स्कीम आ गई तो पिछली का क्या होगा। इसमें मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि पहले से प्रभावी जो पीएलआई स्कीम्स हैं, जो एडवांस केमिस्ट्री के लिए जो 18,000 करोड़ रुपए की 18,100 रुपए की जो योजना भी चल रही है वो भी, और फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जिसको हम फेम स्कीम भी कहते हैं, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की है। ये दोनों योजनाओं के साथ ये पीएलआई स्कीम जो है इसके साथ उसको भी बढ़ावा देंगे। इसका इंसेंटिव का लाभ भी उनको वहां पर मिलता रहेगा। जहां से एक और पर्यावरण की दृष्टि से हमें इसका लाभ मिलने वाला है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो, हाइड्रोजन सेल्स की बात हो, ये तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें सक्षम भी बनाएगा भारत को, और साथ ही साथ हमें नई टेक्नोलॉजी, नए कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और नए व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको
लाभ देगा। ड्रोन के लिए जो पीएलआई योजना है, वहां 3 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक का नया निवेश आने की उम्मीद है। 1,500 करोड़ से अधिक का इंक्रीमेंटल उत्पादन आएगी, ऐसा लगता है। जहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की मैं बात करूं, वो ऑटो के क्षेत्र में लगभग 5 वर्षों में 42,500 करोड़ से अधिक का नया निवेश लाएगी और 2.3 लाख करोड़ से अधिक का इंक्रीमेंटल उत्पादन होगा इसके माध्यम से। और जैसा मैंने पहले कहा कि लगभग 7,60,000 लोगों को इसके माध्यम से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कौन कौन लोग इसके लिए क्वालिफाई करेंगे, उसमें ऑटो ओईएम जो हैं उसके लिए भी, ऑटो कंपोनेंट वालों के लिए भी अलग अलग आपको पहले कहा गया है कि जो ग्लोबल ग्रुप रेवेन्यू उसका 10,000 करोड़ से ज्यादा ऑटो ओईएम का होगा, वो इसके लिए क्वालिफाई रेवेन्यू के रूप में करता है। ऑटो कंपोनेंट के लिए मिनिमम 500 करोड़ रुपया उसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए होगा ग्लोबल ग्रुप रेवेन्यू। और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ऑटो ओईएम के लिए 3,000 करोड़ रुपए का उसको रखा गया है और ऑटो कंपोनेंट के लिए 150 करोड़ रुपए का रखा गया है। इसमें अधिकतर कंपनियां क्वालिफाई कर जाती हैं, जो टीयर 1 की एलिजिबल कंपनीज हैं वो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगी। इसके अलावा भी जो न्यू नॉन ऑटोमेटिव इन्वेस्टर्स हैं उसमें भी ग्लोबल नेटवर्थ जो है वो 1,000 करोड़ रुपया उसको रखा गया है। और जो मिनिमम न्यू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कंडीशंस हैं वो मैंने आपके सामने रखी कि चैंपियन ओईएम के लिए 2,000 करोड़, चैंपियन ओईएम के लिए 1,000 करोड़, कंपोनेंट चैंपियन के लिए 250 करोड़, न्यू नॉन ऑटोमेटिव इन्वेस्टर के लिए ओईएम के लिए 2,000 करोड़, तो न्यू नॉन ऑटोमेटिव इन्वेस्टर कंपोनेंट के लिए 500 करोड़ रुपए की रहेगी। और जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है उसके लिए भी अगर वो 2,000 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर करता है, सेल्स करता है, तो उसको इंसेंटिव जो है वो लगभग 13% होगा। 2,000 करोड़ से 3,000 करोड़ तक की सेल करता है तो 14% इंसेंटिव होगा। 3,000 से 4,000 करोड़ तक की टर्नओवर करता है तो 15% इंसेंटिव उसकी डिटरमाइंड सेल वैल्यू पर होगा। 4,000 करोड़ तक करता है तो 16%। और इसी तरह से क्यूमुलेटिव डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू अगर 10,000 करोड़ रुपए की 5 वर्ष में होती है तो उसको एडिशनल 2% इंसेंटिव उस पर मिल पाएगा। इसके अलावा जो इंसेंटिव स्लैब हमने कंपोनेंट चैंपियन एंड न्यू नॉन ऑटोमेटिव इन्वेस्टर्स के लिए रखा है, कंपोनेंट के लिए, उसमें जो 250 करोड़ तक की सेल्स करेगा उसको 8% इंसेंटिव है। 250 से 500 करोड़ करेगा तो 9% इंसेंटिव है। 500 से 750 करोड़ की सेल करता है तो 10% इंसेंटिव है। 750 तक का करता है तो 11% इंसेंटिव उस पर रहेगा। क्यूमुलेटिव डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू अगर 1,250 करोड़ 5 वर्षों तक होती है तो अतिरिक्त 2% उसको इंसेंटिव उस पर मिलने वाला है। बैटरी व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल कंपोनेंट बनाता है तो उनके लिए एडिशनल 5% का इंसेंटिव उस पर रहने वाला है। इससे हमारा बैटरी और पावर ट्रेन को मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में हो, इसके लिए बल मिलेगा। तो आप कुल मिलाकर देखें तो भविष्य को ध्यान में देखकर और वर्तमान की जो हमारी मांग है उसको ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है कि मेक इन इंडिया को बल मिले। आत्मनिर्भर भारत योजना को हम एक के बाद दूसरी योजनाओं को ऐसे लागू कर रहे हैं कि जहां प्रोडक्शन भी बढ़े, इंसेंटिव भी ज्यादा मिले और भारत की क्षमता को बढ़ाने का काम भी किया गया। ड्रोन पर मैं एक बार आपको कहना चाहता हूं क्योंकि बिल्कुल नई फील्ड है। एक तरह से स्टार्टअप्स होंगी, एमएसएमईज इसमें होंगी, एमएसएमईज होंगी। तो इस इंडस्ट्री को भी हम दुनिया की ओर देखने की बजाय हिंदुस्तान में ही इसका निर्माण हो, इसके लिए हमने कहा है कि जो इंडियन एमएसएमईज और स्टार्टअप्स हैं उनका मिनिमम एनुअल सेल्स टर्नओवर जो पीएलआई के लिए है वो ड्रोन के लिए 2 करोड़ का रहेगा और कंपोनेंट के लिए 0.5 करोड़ रहेगा। और इंडियन नॉन एमएसएमई है उसके लिए ड्रोन का 4% रहेगा, 4 करोड़ रहेगा और कंपोनेंट का 1 करोड़ रुपया रहेगा। तो इस तरह से एक तरफ जहां टर्नओवर ही आज केवल 60-80 करोड़ रुपया है उनको इंसेंटिव 120 करोड़ रुपए तक मिलेगा और हजारों करोड़ रुपए का निवेश हम इस
क्षेत्र में देख रहे हैं, ताकि हमारे जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है उसके हम 5,000 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में इसमें निवेश की उम्मीद कर रहे हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज में भी लाभ मिल पाएगा। ज्यादा समय न लेता हुआ मैं माननीय टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को अनुरोध करता हूं कि आज के विषय पर अपनी बातचीत रखें। धन्यवाद। मेरे वरिष्ठ साथी श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, श्री एल मुरुगन जी, हेवी इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम और आईएनबी के सीनियर ऑफिसर्स और मीडिया के मेरे साथियों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में टेलीकॉम सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स अप्रूव हुए हैं। इन रिफॉर्म्स में आऊं उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा, जो प्रधानमंत्री जी का निवेदन है आप सबके जरिए देश के प्रति। आप सबने देखा कोविड के समय किस तरह से ट्रैफिक, टेलीकॉम ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक तेजी से शिफ्ट हुआ। जो पहले ऑफिसेज में होता था वो होम में गया, जो पहले अर्बन एरियाज में होता था वो रूरल एरियाज में गया, जो ट्रैफिक नहीं था वो ट्रैफिक भी नया जनरेट हुआ। ऐसे समय में जब देश भर में सब लोग परेशानी में थे, उस समय टेलीकॉम सेक्टर के बॉटम ऑफ द पिरामिड जितने एम्प्लॉयज थे, लाइनमैन, टेक्नीशियंस, रूट रेडियो सर्वेयर्स, जितने भी टावर ऑपरेटर्स, कॉल सेंटर में बैठे मेरे साथी भाई और बहन, इन सब ने जो काम किया, उस काम के लिए आप सब मिलके प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की तरफ से जोरदार एक राउंड ऑफ अप्लॉज करें। बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपका ये अप्लॉज और आपका ये अभिनंदन जो आम कार्यकर्ता हैं, आम वर्कर्स हैं टेलीकॉम सेक्टर में, उन तक पहुंचेगा। टेलीकॉम सेक्टर में आज 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अप्रूव हुए कैबिनेट में और 5 प्रोसेस रिफॉर्म्स अप्रूव हुए हैं। ये रिफॉर्म्स पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर के फ्रेमवर्क को चेंज करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को डीपन करने वाले, इस इंडस्ट्री को ब्रॉडन करने वाले हैं। नई टेक्नोलॉजी से आप सबकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में जो चेंज आए, एक क्वालिटेटिव चेंज आए, उस क्वालिटेटिव चेंज के लिए मैं सबसे पहले आऊंगा एजीआर। आप सब जानते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एक बहुत बड़ा कंटेंशियस मुद्दा रहा है, कई वर्षों तक हाईली लिटिगेटेड मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी ने आज एक बोल्ड डिसीजन लिया है और एजीआर की डेफिनेशन को रैशनलाइज करने का फैसला आज किया गया है। जितना नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है वो एजीआर से निकाला जाएगा। आप सबको पता है किस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे, जैसे रेलवे में, गैस अथॉरिटी में, पावर ग्रिड में प्रॉब्लम्स आई थी, कैप्टिव यूजर्स ऑफ स्पेक्ट्रम के ऊपर भी प्रॉब्लम आई थी। उन सब प्रॉब्लम्स को एजीआर की डेफिनेशन को रैशनलाइज करके एक सेक्टर का बहुत बड़ा पुराना कंटेंशियस लिटिगेटेड इश्यू को आज सॉल्व किया गया है। दूसरा बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है। जितना लाइसेंस फी हो, स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस हो, जितने भी तरह के चार्जेस थे, उन चार्जेस के पेमेंट पे एक हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी की रेजीम थी। इस रेजीम में सेक्टर में जो इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर एक बहुत अनड्यू बर्डन पड़ जाता था। तो आज इसको एकदम रैशनलाइज किया गया है। जो मंथली कंपाउंडिंग होती थी इंटरेस्ट की, उसकी जगह एनुअल कंपाउंडिंग होगी। इंटरेस्ट रेट एक बहुत ही रीजनेबल एमसीएलआर प्लस 2% की इंटरेस्ट रेट अप्रूव की गई है, प्लस पेनल्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस सब से, इन दोनों फैसलों से टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के मार्ग प्रशस्त होंगे। और आप सब समझते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। तो जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ेगा। स्पेक्ट्रम का आप सब जानते हैं कितना महत्व है, कितनी बड़ी ये नेचुरल रिसोर्स है। तो अब से एक स्ट्रक्चर में चेंज किया गया कि अब से जो फ्यूचर में ऑक्शंस होंगे उसमें 20 साल के बजाय 30 साल के स्पेक्ट्रम का ड्यूरेशन रहेगा, पहला। दूसरा, स्पेक्ट्रम किसी ने लिया
बिजनेस कंडीशंस चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो उस केस में 10 साल के लॉक इन पीरियड के बाद में आफ्टर पेइंग अ डिफाइंड सरेंडर अमाउंट, सरेंडर चार्ज, spectrum can also be surrendered. So this is a big flexibility given to the industry. साथ ही साथ इतनी प्रेशियस रिसोर्स जो कि स्पेक्ट्रम जैसी रिसोर्स है, उसकी शेयरिंग पे कोई बंधन न हो, उस पे जो छोटी मोटी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, 0.5% SUC अधिक लग जाता था, फिर डिस्प्यूट रहता था कि किस पे लगेगा, पूरे की पूरी स्पेक्ट्रम पे लगेगा या उसी बैंड पे लगेगा, उन सबको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है और स्पेक्ट्रम शेयरिंग पूरी तरह से अलाउ कर दी गई है, पूरी तरह से फ्री कर दी गई है। जहां पर भी जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लगे कि पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा, यूजर्स को बेनिफिट मिलेगा, कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा, वहां पे वो स्पेक्ट्रम का शेयरिंग करें। स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI था पॉलिसी, लेकिन उसमें केवल 49% ऑटोमेटिक रूट में था। तो आज कैबिनेट ने फैसला किया है 100% FDI ऑटोमेटिक रूट में टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ की गई है। ऑफ कोर्स जितने सेफगार्ड्स रहेंगे, जैसे प्रेस नोट 3 वगैरह, इस तरह के जितने भी सेफगार्ड्स हैं वो सेफगार्ड्स इसमें लागू रहेंगे। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और हम सबके जीवन से छूने वाले रिफॉर्म्स हैं, उन रिफॉर्म्स को मैं आपके सामने रखता हूं जो आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए। जब से टेलीकॉम सेक्टर में मोबाइल स्टार्ट हुआ, तब से हम सब ने जितने भी जब भी कनेक्शंस लिए, तो हम सब ने कोई ना कोई फॉर्म भरा था। आश्चर्य की बात है, वो सारे के सारे फॉर्म फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में, वेयर हाउसेज में स्टोर्ड है। करीब 300 से 400 करोड़ कागज ऐसे हैं जो कि आज वेयर हाउसेज में स्टोर्ड है। प्रधानमंत्री जी ने आज फैसला लिया है कि ये डिजिटल इंडिया का युग है। डिजिटल इंडिया के युग में इस तरह की एक आर्केइक सिस्टम चलाने की कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे फॉर्म्स को डिजिटाइज किया जाएगा। भविष्य में जितना KYC होगा वो सारा का सारा, जितना कस्टमर एक्विजिशन होगा वो सारा डिजिटल फॉर्म्स के माध्यम से होगा। कितना टेलीकॉम ऑपरेटर्स का हेडेक बचता है वो आप सब इससे समझ सकते हैं। दूसरा, ऑक्शन का एक कैलेंडर क्रिएट किया जाएगा जिससे कि सर्टेनिटी रहे इंडस्ट्री में when the auction is going to come. Mostly it will be held in the last quarter of a financial year. तो इस तरह से एक सर्टेनिटी रहेगी, so the industry will be able to plan और इसका एक रेगुलर सिस्टम बना रहेगा। जितना भी हम जब भी कोई मोबाइल कनेक्शन लेते हैं KYC करना होता है, तो छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन इसका हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है। अगर हम पोस्ट पेड से प्रीपेड में जाना चाहें या प्रीपेड से पोस्ट पेड में जाना चाहें तो हमें फिर से KYC करना पड़ता है। वो सब चीजें KYC को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसी तरह से टावर सेटअप करना, हम सबको पता है कि टावर की जरूरत है, क्योंकि कनेक्टिविटी जितनी बढ़े उतना अच्छा है। टावर सेटअप करने का जो प्रोसेस होता था काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था, उसमें कई विभागों के अप्रूवल लगते थे, उस सबको एकदम सिंप्लीफाई कर लिया गया है। सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे टावर का अप्रूवल रहेगा और जितने भी 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन और JEC, इस तरह के जो पोर्टल्स हैं, उन सारे पोर्टल्स को इंटीग्रेट करके DOT के पोर्टल में जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से कुछ 1953 के कस्टम्स के नोटिफिकेशंस हैं, जिसके कारण इंडस्ट्री को दिन रात प्रॉब्लम्स होती थी। हर तरह की चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो वो पूरा का पूरा लाइसेंस राज एकदम फिनिश कर दिया गया आज कैबिनेट मीटिंग में। प्रधानमंत्री जी ने 1953 के कस्टम्स नोटिफिकेशन को अमेंड करना आज अप्रूव किया, जिससे कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इक्विपमेंट्स खरीदने में, लाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। साथियों, हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज होती है। 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, 4G के बाद में अब 5G की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है और संकल्प है और हम सबको लक्ष्य दिया है, हम सबको क्लियर मैंडेट दिया है। 4G और 5G का कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी और रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इस पूरी टेक्नोलॉजी को भारत में डिजाइन किया जाएगा, भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और आगामी महीनों में BSNL हो और दूसरे नेटवर्क्स हो, इन सब में
भारत की टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा और न केवल भारत में डिप्लॉय किया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड क्लास बना के इसको एक्सपोर्ट करें। जैसे आज हम दुनिया भर से 4G और 3G और 2G की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, उसी तरह से हम भारत से उसको एक्सपोर्ट करें। वो विजन हम लोगों के सामने है, उस पर हम सब काम कर रहे हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में कंपटीशन इंडस्ट्री में कैसे रहे, इंडस्ट्री में एक रोबस्ट हेल्दी कंपटीशन रहे और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की साइकिल है, इस इन्वेस्टमेंट की साइकिल को फैसिलिटेट किया जाए, बैलेंस शीट्स को डी स्ट्रेस किया जाए इंडस्ट्री की, उसके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया गया है कि टेलीकॉम सेक्टर में अभी जितने ड्यूज हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के, उनके लिए 4 साल का मॉरेटोरियम अप्रूव हुआ है। इस 4 साल के मॉरेटोरियम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के रेवेन्यू को बचाना भी जरूरी है। तो मॉरेटोरियम जो भी अवेल करेंगे उनको एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा मॉरेटोरियम वाले अमाउंट पे, विच इज MCLR + 2%। इस इंटरेस्ट के साथ मॉरेटोरियम अप्रूव हुआ है। इससे इंडस्ट्री में जो स्ट्रेस है, जो कैश फ्लो सिचुएशन का इश्यू है, वो इंडस्ट्री में आज खत्म हो जाएगा इस फैसले से। और सबसे बड़ी बात, बैंक्स की बैलेंस शीट में जो एक्सपोजर था बैंक गारंटीज का प्लस टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, वो एक्सपोजर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेस हो जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर प्लस टेलीकॉम सेक्टर, इन दोनों में आज एक बैलेंस शीट का इंप्रूवमेंट आएगा, कैश फ्लो का इंप्रूवमेंट आएगा, जो कि कैश फ्लो फिर 5G और 2G से 4G के अपग्रेडेशन के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। साथियों, मोदी जी की सरकार अंत्योदय की सरकार है। हमारा हमेशा एम रहता है कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो वंचित क्षेत्र हैं, जो फॉरेस्टेड एरियाज हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों में किस तरह से यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस रहे। हम सब जानते हैं आज टेलीकॉम सेक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आम आदमी कई बार बोलता है कि हमें नेटवर्क ज्यादा जरूरी है, बाकी कोई चीज की इतनी जरूरत नहीं जितनी नेटवर्क की जरूरत है, जहां पर भी आप फील्ड में जाएं। तो ये जो रिफॉर्म्स आज प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन से अप्रूव किए हैं, उन सब से टेलीकॉम सेक्टर में एक रोबस्टनेस आएगी, डायनामिज्म आएगा, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नए इन्वेस्टमेंट के साथ में एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट होगा और ये रिफॉर्म्स की प्रक्रिया टेलीकॉम सेक्टर के लिए आज एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. Wait. We'll take questions related to cabinet decisions only. Okay, 56. सर नमस्कार, मैं लक्ष्मण हूँ CBC आवाज से। मेरा सवाल एक अश्विनी वैष्णव जी से है कि जो डिसीजन लिए गए हैं वो डिसीजन क्या रेट्रोस्पेक्टिव भी लागू होंगे, जो कई सारे मामले में पिछली तारीख से लागू होने की भी गुंजाइश बनती है, और इसका कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आपके मंत्रालय ने तय किया है क्या? एक सवाल अनुराग सिंह ठाकुर जी से होगा कि PLI ऑटो सेक्टर के लिए सरकार ने पहले अनाउंस किया था वो करीब 56,000 करोड़ रुपए के आसपास था, अभी आपने सिर्फ 26,000 करोड़ किया है। इस घटाने के पीछे क्या मकसद है? सारे के सारे रिफॉर्म्स, सारे फाइनेंशियल डिसीजंस प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, कुछ भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है। हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो, लीगल पॉइंट्स हो, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्शन का हो, इन सारी चीजों को बैलेंस करके एक रिफॉर्म लाएं, जिससे कि इंडस्ट्री की नीड्स भी पूरी हो और गवर्नमेंट के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी पूरे हो और रेवेन्यू पूरी तरह से प्रोटेक्ट होके रहे। एक लक्ष्मण जी ने जो पूछा, मैं उसमें कहूँगा पहली बात तो ये हम लीप फ्रॉग कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली भी, एनवायरमेंटली क्लीनर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो, हाइड्रोजन सेल फ्यूल की बात हो, फ्यूल सेल की बात हो, और साथ ही साथ जो हम अपने एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज जो इंपोर्ट भी करते हैं, वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हम एक्सपोर्ट में भी हिस्सा बने और अपनी स्थानीय रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकें, उसको बल देने के लिए किया है। इसके साथ साथ जो पहले की 2 योजनाएं हैं, फेम स्कीम जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है,
और एडवांस केमिस्ट्री सेल जिसमें 18,100 करोड़ रुपए का प्रावधान है, वो एज इट इज कंटिन्यू कर रही है। उसके अलावा 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उनकी जो मांग है उसको ध्यान में रखकर किया गया है। 18% तक उनको इसका लाभ मिल पाएगा। जो उनकी जो कॉस्ट की हम बात करते हैं, तो इंडस्ट्री से पूरी वाइडर कंसल्टेशन के बाद ही हमने इसको लागू किया है। इसमें कुछ और ऐड अगर गोयल जी करना चाहते तो मैं अनुरोध करता हूं कि वो कुछ कहें। जो पॉइंट था कॉस्ट, मोरेटोरियम की कॉस्ट नहीं है गवर्नमेंट को, बिकॉज इट इज एनपीवी प्रोटेक्टेड। एनपीवी प्रोटेक्शन बेसिस पे मोरेटोरियम किया गया, उसी के लिए इंटरेस्ट रेट लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोयल जी कुछ ऐड करना चाहते You want to add on that? हैं? ओके, वी नाउ गो टू 50। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इस तरह से प्रोटेक्ट होगा कि जितने भी ड्यूज हैं, सपोज आज 100 रुपए का ड्यू है, इसको जब 4 साल का मोरेटोरियम दे रहे हैं तो 4 साल के मोरेटोरियम के दौरान एक इंटरेस्ट रेट लगेगी। तो ये गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इससे प्रोटेक्ट हो गया। इससे कैश फ्लो इंडस्ट्री का एक डेफर हो गया। कैश फ्लो जब डेफर हो गया तो अभी जितनी इनकम आ रही है उस इनकम को इंडस्ट्री लगा सकती है 5G के इन्वेस्टमेंट में, नए टावर्स लगाने में, नेटवर्क को बढ़ाने में, फाइबर्स को बढ़ाने में, फाइबराइजेशन करने में, इन सब में इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर सकती है। इक्विटी का गवर्नमेंट के पास ऑप्शन रहेगा 4 साल के बाद में जितना इंस्टॉलमेंट है, अगर उस वक्त की परिस्थितियों को देखने के बाद में अगर ऐसा लगा कि ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहिए तो ये गवर्नमेंट का ऑप्शन रहेगा, कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है। 129 शिशिर, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट। शिशिर, Sir, good afternoon, sir. Shishir here from Hindu Business Line. Sir, my question is that I just want to continue what Asim has asked, that will the interest on moratorium be charged from the day one the company has adopted, the company has gone for moratorium? Will it be charged from day one or will it has to be paid after the moratorium period? And the second thing is that the spectrum thing will also be included into that. Just a clarification on that, sir. The spectrum dues? So, the appointed date for these reforms, especially this moratorium period, is 1st October. So from 1st October onwards, the moratorium will start and companies can opt for it. So interest will be applicable from that date. That is the first part. Second, all the dues, AGR dues and spectrum dues, everything is covered under the moratorium. Interest ka, as we all know, interest is always an accrued amount, right? So interest starts accruing from 1st October. Payment is at the end of the year. Sunil, please wait for your turn. You have already asked a question. Let others ask. Sunil Prabhu. Mr. Sir, just Sunil Prabhu here, sir. Just 2-3 clarifications. One, of course, is on this 100% automatic route. Earlier it was 49. The existing policy about land borders vis-a-vis China, Pakistan, that exists. The second thing is that with this package that you have done, we have now 2 or 3 private players and BSNL and MTNL. Is there a possibility of it facilitating others? Because that was the whole overarching. Very good question. That's actually a very good question. We believe that there should be healthy competition in this sector. And for that, there will be further reforms when the 5G spectrum is auctioned out and new auctions come, so that more and more players can get into this sector. More players, healthy competition, more choice to the customers is a stated commitment of the government. I said it very clearly that all the safeguards, especially the press note 3, the land border notification, all those will be applicable to 100% FDI automatic route. 55. SM आसिफ, इन दिनों से हमारा सवाल ये है कि आपने कहा कि ड्रोन इंडस्ट्री और स्कूटर इंडस्ट्री
इन दोनों में क्या एफडीआई अलाउ है या नहीं है? और दूसरा मेरा सवाल है कि ये कितना एम्प्लॉयमेंट, हाँ? किससे सवाल है? आपसे दोबारा पूछिए। हमारा सवाल है कि जो स्कूटर इंडस्ट्री है और ड्रोन इंडस्ट्री है, इसमें एफडीआई अलाउ हो रही है कि नहीं? नंबर 2 इसी में जुड़ा हुआ है कि इसमें टोटल कितने एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद है? देखिए, इसमें बड़ा स्पष्टता से कहा गया कि लगभग 7.5 लाख लोगों को इससे रोजगार के अवसर, पीएलआई स्कीम जो ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन के लिए लाई गई है उससे होगा। जहां ड्रोन के लिए है वहां पर लगभग 5,000 करोड़ का हम लोग निवेश अपेक्षित कर रहे हैं अगले 3 वर्षों के अंदर। और ये जो टर्नओवर आज 80 करोड़ के लगभग है, बढ़कर 1,000 करोड़ हो जाएगी और हजारों लोगों को इसके माध्यम से रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। एक तो ये। दूसरा, एफडीआई के लिए एक सेट पॉलिसी सरकार की है, वो वहां पर है। जो चैंपियन प्लेयर्स आज के समय में है उसके लिए एक अलग मापदंड है और जो नए हैं उनके लिए अलग मापदंड, जो मैंने विस्तार में पहले कहे वो मैंने यहाँ पर आपको कह दिए हैं। नंबर 9। Supreme Court again and inform that now you have taken this decision or something like that. And one more thing, sir, because you have said the definition of AGR has been changed. So that decision will also imply on the Supreme Court order, the amount accrued due to Supreme Court order or not? It's actually a very complex question. What I would say is, the Supreme Court judgment framework which was defined there, we have maintained that framework. What was that framework? That framework was no past reassessment should be done. So AGR definition changes, whatever happens is prospective. It is applicable from the date of approval of the cabinet. From that day onwards we are making the changes, or the appointed date, which would be the first day from the subsequent month. That was the first framework, part of the framework. Second was, the payments have to be done within a period of time, within a period of 10 years. We are maintaining that framework within the 10 years. The 4-year moratorium period, whatever dues get accumulated during this period, will be subsequently repaid over equal installments in the balance period. So we have, as far as possible, within our means, we have maintained the framework set by the Supreme Court. So that, I hope, answers your question. Okay, 50. So I wanted to check up, aside of the 4-year moratorium, what is the size of this entire telecom relief package? 1 lakh crore, 1.5 lakh crore. I'm sure DOT has done some sort of an assessment because one of the operators is in dire straits. Is there a size or the value to this financial package for telecom? See, we have to look at this reform from a perspective of the industry. The reforms are deep and broad. The reforms are structural. The reforms are going to make a difference in the industry today, tomorrow, going forward in a big way. So the focus is on, I would say, understand the impact of the reforms, which is what is going to give a sustainable growth to the industry. I wouldn't like to put a number to the package because package is revenue neutral for the government. When it is revenue neutral for the government, which means government's revenue is basically protected. So is there a number to it? I wouldn't say that. Prashant. सर मेरा सवाल अनुराग सर से है। सर 2 दिनों बाद जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग है और उसमें खबर आ रही है कि पेट्रोल और डीजल को उसमें जीएसटी के अंदर लाने पर सहमति बन सकती है। क्या सरकार इसके पक्ष में है? कैबिनेट से अलग सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें। हम एक ही लेके चलते हैं कि कैबिनेट से जुड़े हुए सवालों को यहाँ पे लिया जाता है। 110. Hi sir, Sapna here from CNBC. You're also getting to hear that
Maybe for a few seconds, if you could remove your mask and ask the question, it will be more clear. So just want to seek a clarification. Has the cabinet also cleared the quote-unquote bad bank proposal, the government guarantees for the NARCL? You could share something. I think we are sharing the two very important topics today. One is the production link incentive to the auto industry, auto component and the drone manufacturing. And second is related to the telecom sector, which has played a very important role during the pandemic and also in the last 3 decades as well. 78. My question is to the telecom minister. Sir, इंडस्ट्री में एक डुओपली का एक स्केयर आया हुआ है कि जो इंडस्ट्री का फाइनेंशियल कंडीशन है वो डुओपली बन सकती है, आगे जाकर सिर्फ 2 कंपनीज ही रह सकती हैं. तो जो आज टेलीकॉम के रिफॉर्म्स जो अनाउंस हुए हैं, आपको लगता है कि इससे डुओपली अवॉइड हो पाएगी? टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन रहना बहुत ही जरूरी है और हेल्दी कंपटीशन रहे, कस्टमर्स के पास, कंज्यूमर्स के पास एक चॉइस रहे, एक आम नागरिक के पास ये चॉइस रहे कि वो कौन सी सर्विस प्रेफर करे, ये ऑप्शन, ये राइट आप सबका रहे. इसीलिए ये सारे इतने रिफॉर्म्स लाए गए हैं. मुझे लगता है कि इन रिफॉर्म्स से कंपटीशन हेल्दी रहेगा और आशा है भविष्य में और ज्यादा प्लेयर्स आएंगे इसमें. नंबर 62. सर, मैं आमिर न्यूज नेशन से. एक सवाल है टेलीकॉम मिनिस्टर साहब से कि 4 साल का मोरेटोरियम आपने दिया है और कंपनियों को राहत एक तरह से मिली है. क्या आपको लगता है कि जो कंपनी फेल होती है आपके एक्सपेक्टेशंस पे, क्या उस पर पेनल्टी आप लगाएंगे या फिर क्या उस सिचुएशन में होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने सबने नोटिस किया होगा कि इस मॉरेटोरियम में गवर्नमेंट के रेवेन्यूज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने दिया है. कैसे कि मॉरेटोरियम के पीरियड के लिए भी एक इंटरेस्ट रेट अप्लाई की गई है. तो क्वालिटेटिव जजमेंट कि कौन इंडस्ट्री, कौन कंपनी बहुत मजबूत है, कौन कंपनी कमजोर है, वो गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो मार्केट का काम है, मार्केट फोर्सेस का काम है. आप सब, हम सब जो टेलीकॉम सर्विसेज यूज करते हैं, हम डिफाइन करेंगे कि कौन सक्सेसफुल रहेगा, कौन फेलियर रहेगा. गवर्नमेंट का काम वो नहीं है. ओके, वी टेक दिस क्वेश्चन 9. आपने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंपनियों के लिए किया है, क्योंकि कई सारी कंपनियां पहले भी इस सेक्टर के अंदर बैंकरप्ट हुई हैं, आईबीसी के अंदर गई हैं. तो ये कुछ स्पेसिफिक कंपनियों के लिए आपने ये किया है यहाँ पर? मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं कि कंप्लीट रिफॉर्म पैकेज पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए समान रूप से एप्लीकेबल है. एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी मॉरेटोरियम का और रिफॉर्म्स का आज अप्रूवल्स हुए, दैट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर इंडस्ट्री. जो कंपनीज किसी लीगल प्रोसेस में, एनसीएलटी के कोर्ट में, आईबीसी के प्रोसेस में जा चुकी हैं, उसका एक अलग कॉम्प्लिकेशन है. वो नेचुरली रिफॉर्म का इंडस्ट्री वाइड एप्लीकेशन है, वो तो सभी को रहेगा, लेकिन उनके लिए किस तरह से एप्लीकेबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगा एनसीएलटी के कोर्ट्स कैसे डिसाइड करते हैं. नंबर 54. सर, ये जो मोरेटोरियम की घोषणा आपने की है, उससे कितना कैश फ्लो बढ़ेगा? आप कह रहे हैं कि 5G पर और नेटवर्क पे इन्वेस्टमेंट का कैश फ्लो बढ़ेगा, तो कितना कैश फ्लो बढ़ेगा और क्या इससे जो है वोडाफोन आइडिया को बचाया जा सकेगा? देखो, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में घुसना है तो आपको उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछना पड़ेगा. बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा जिससे कि 5G का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. ये असेसमेंट किया गया है, थॉरोली किया गया. इट्स अ वेरी वेल कंसिडर्ड, थॉट थ्रू फॉर्मुलेशन. इट्स नॉट समथिंग विच इज रैंडम. और इसमें पूरी आशा है कि इसके कारण 5G का इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होगा. To the Honorable Minister for Information Broadcasting, I have received a request from the media to speak about the PLI scheme in English also, sir. Under the able leadership of Prime Minister Modi, today Cabinet has decided the government has approved production link incentive scheme for auto industry, the auto component manufacturers, drone industry to enhance industry's manufacturing capabilities. It will help additional employment, to create additional employment to the tune of 7.6 lakh
incentive worth rupees 26,058 crore will be provided to industry over a period of 5 years. PLI scheme for auto sector will bring fresh investments close to 42,500 crore rupees in next 5 years and incremental production of over 2.3 lakh crores. PLI scheme for drones will bring fresh investment of rupees 5,000 crore in next 3 years and incremental production of over rupees 1,500 crores. We have decided this with a holistic approach. As you could see in the past, PLI scheme for automotive sector, along with already launched PLI for advanced chemistry cell, which is for 18,100 crore, and faster adoption of manufacturing of electrical vehicles, which is FAME scheme for 10,000 crore, will give a big boost to manufacture of electrical vehicles. It will enable India to leapfrog to environmentally cleaner electrical vehicles and hydrogen fuel cell vehicles. So in a way, it is going to help us, on one hand, to fulfill the requirement of India, and on the other hand, to build our capabilities not only for the domestic industry, but also for the exports. Thank you, sir. We close the press conference now. Thank you, friends. Thank you.